ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। सबसे पहले तो देखिए ये बताना है कि केमिस्ट्री में दो बैचेस चल रहे हैं, एक दोपहर में चल रहा है और एक मॉर्निंग में भी चल रहा है। मॉर्निंग में गौरव सर बहुत गजब का पढ़ा रहे हैं। मॉर्निंग में जो क्लासेस चल रही हैं वो 8 to 10 क्लास 12 चल रहा है और फिर 10 to 12 क्लास 11 चल रहा है। और अभी जब तक स्कूल बंद है आपका क्लासेस हम लोगों ने डेली कर दिया है, तो आप चाहे दोपहर में भी ज्वाइन कर सकते हैं या सुबह, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो देख के पता ही लग जाता होगा, आप सुबह भी कर सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 9415614156 ये कॉल का भी है और व्हाट्सएप नंबर दोनों है। और सुबह जो गौरव सर का वीडियो आप देखते होंगे, और ये हमको बताना था कि गौरव सर MNIT से 3rd ईयर में है, BTech 3rd ईयर में है और केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्यार है उनको। वो दिन भर उनको पढ़ाने को ही दे दीजिए, बस उनको मज़ा आती है। आप एक क्लास अटेंड करके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगी। और जब उन्होंने JEE मेन दिया था, किस ईयर में दिया था, किसी को याद है किस ईयर में दिया था उन्होंने JEE मेन? तो 2020 में दिया था, 2020 में दिया था। और परसेंटाइल शीर्षक कितना था उनका? हाँ, 99.99 परसेंटाइल केमिस्ट्री मार्क्स थे। तो केमिस्ट्री वो जब पढ़ाते तो लगता है हाँ इतने मार्क्स थे इनके। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप चाहे तो दोपहर में केमिस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है, या सुबह भी कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन के नंबर हमने बताई दिया आपको, 9415 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, 9415614156। चलिए, आज ये हम लोग का कौन सा लेक्चर होगा? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हम लोग चल रहे थे। किसी को याद होगा वीडियो में जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर, लास्ट लेक्चर कौन सा डाला होगा? एक मिनट यूट्यूब से देख के देख लीजिए, लास्ट लेक्चर अल्कोहल फिनॉल का कौन सा था? नहीं, लेक्चर नंबर 15-16 ऐसे करके था ना? नहीं, अल्कोहल फिनॉल ईथर का यार, अल्कोहल फिनॉल नहीं, अभी कितना हो गया, उसमें कितना पड़ा है? अल्कोहल फिनॉल ईथर इज ये हाँ 16 हो चुका है। चलिए, ये हम लोग का अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर 17 होगा, ठीक है। और टॉपिक हम लोग का चल रहा था, शीट निकाल लीजिए, टॉपिक हम लोग का चल रहा था रिएक्शंस ऑफ, बोलिए, बेंजीन रिंग। जैसे हम लोगों ने ये किया था कि इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था ना, सारी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो ऐसे किया था हम लोगों ने, फिनॉल को देखिए, एक हम लोगों ने ये किया, अभी हम लोगों ने पहले ये स्टडी किया था। यहां पे क्या हेडिंग किया था? रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, ये स्टडी किया था। और इस OH की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी आ रही थी? एसिडिक प्रॉपर्टीज। भाई ये वाला OH एसिडिक है कि नहीं? ये OH एसिडिक है कि नहीं? ये एसिडिक मतलब एसिड कैसा है? वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? जैसे अगर इसको हम इससे कंपेयर करें, हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल भी एसिडिक होता है ना, अल्कोहल इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। क्यों एसिडिक होता है? तो ये भी H+ प्रोड्यूस करता है, ये देखिए, ये भी H+ प्रोड्यूस करता है और ये भी प्रोड्यूस करता है। कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के पास, इसने H+ दिया। तो मेरा क्वेश्चन है कि H+ तो दोनों दे रहे हैं, मतलब दोनों एसिडिक हैं, कौन सा ज्यादा एसिडिक है और क्यों? बहुत अच्छा, फिनॉल इज मोर एसिडिक। क्यों ज्यादा एसिडिक है? ना वो तो ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस होता है इसमें, क्योंकि रेजोनेंस होता है। और ध्यान से सुनिएगा, जैसे 2 कंपाउंड हमको दे दिए और आपको कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो आप क्या करिए, दोनों से H+ निकाल दीजिए, तभी तो एसिडिक कैरेक्टर हुआ ना। कंपाउंड विच कैन गिव अस H+ एंड दे आर कॉल्ड एसिडिक। दोनों से H+ निकाल दीजिए। H+ निकालने के बाद जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। ये तो ठीक है, H+ निकाल के जो बनता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। दोनों इंटरमीडिएट को की स्टेबिलिटी कंपेयर कर लीजिए। जिस कंपाउंड का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, खूब ध्यान सुनिए, जिस कंपाउंड का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। कोई रिपीट करेगा मेरे फ्रेंड, मैंने क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? रिपीट करिए और तेज बोलिए, यहां तक सुनाई पड़े। हाँ ठीक है, और कोई एक्सप्लेन करेगा? और सिंपल लैंग्वेज में हमने ये कहा बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल,
कंपाउंड कौन सा ज्यादा एसिडिक है? तो आंसर इज द कंपाउंड हुज इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। दिस कंपाउंड इज मोर एसिडिक। जिस कंपाउंड का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। तो मतलब हम क्या करें, स्टेबिलिटी आपको सुनने में लगे यार कंपाउंड भी स्टेबल और स्टेबल है तो कैसे ज्यादा एसिडिक हो जा रहा है? नहीं, स्टेबिलिटी बात हो रही है कंपाउंड की, नहीं सॉरी, स्टेबिलिटी बात हो रही है इंटरमीडिएट की और रिएक्टिविटी बात हो रही है कंपाउंड की। तो मतलब जैसे इन दोनों में से करना था कि कौन से ज्यादा एसिडिक है, तो दोनों से H+ निकाला, एल्कोहल से H+ निकाला तो क्या बना बताइए? RO-, नाम क्या है इसका? एल्कोक्साइड बन गया। और फिनॉल से H+ निकाला तो क्या बना? फिनॉक्साइड बन गया, बहुत अच्छा, O- बन गया। अब एल्कोक्साइड में रेजोनेंस नहीं होता, बहुत अच्छा, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सेचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगा है। और रेजोनेंस कहां पे होता है? केवल अनसेचुरेटेड कंपाउंड पे, डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में। इसमें रेजोनेंस नहीं होता है और इसके अंदर रेजोनेंस होता है। क्यों रेजोनेंस होता है? क्योंकि इसके अंदर बेंजीन रिंग है या 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे हैं ना, उसी को तो ऐसे सर्किल से रिप्रेजेंट किया था। तो इसकी वजह से रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस से क्या फर्क पड़ता है? रेजोनेंस से कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती। तो फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड। व्हाई? बस खत्म हो गया। नहीं, मोर की बात ही नहीं, यहां तो हो ही नहीं रहा है, तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं। खाली बताइए कि हियर देयर इज अ रेजोनेंस इन फिनॉक्साइड एंड देयर इज अ रेजोनेंस। एल्कोक्साइड में रेजोनेंस नहीं होती है। तो ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो फिनॉल विल बिकम मोर एसिडिक। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने किया था, ये तो हम लोग कर चुके। अब हम लोग यहां पर आ गए और हेडिंग किया था हम लोगों ने बी पार्ट। ये क्या है? रिएक्शंस ड्यू टू, कॉपी में देखिए, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। और फिर इसके बाद कहा था प्रॉपर्टी नंबर 7 पे हम लोग आ गए थे। हाँ बोलिए, SE रिएक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आ गए थे, SE रिएक्शन। बस इसी को जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम लोगों ने किया था। पहले तो ये क्वेश्चन आ जाए कि SE रिएक्शन क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SE स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, कंपाउंड में देखिए, बेंजीन में या एरोमेटिक कंपाउंड में या फिनॉल में, फिनॉल भी तो एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन में हमने कोई भी रिएजेंट डाल दिया, जैसे क्लोरीन हमने डाला, Cl2 डाला हमने, तो Cl2 को पहले हमने डिसोसिएट कर लिया, Cl प्लस Cl माइनस में तोड़ लिया हमने। उसके बाद जब हम रिएक्ट कराते हैं, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पर एक क्लोरीन ला के अटैच कर दिया। हाइड्रोजन यहां पे कहां से हटा दें? कहीं से हटा दें। क्यों? क्योंकि ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। देखिए, हम अभी तो जब बॉन्ड ब्रेक करना होता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते, लेकिन यहां पे सारे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सारे sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसे पता लगा? ऐसे पता लगा ये, क्योंकि सबसे क्या लगा है? डबल बॉन्ड लगा है। ये चाहे सर्किल बना दें या ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दें, दोनों एक ही बात है ना। फिनॉल को ऐसे भी तो हम लोग लिखते हैं, बेंजीन रिंग बनाया, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड से पता लगा। डबल बॉन्ड लिखते हैं या ये हम कर लें। अच्छा, अब देखिए, जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं। जब इस हाइड्रोजन को हमने हटाया, बॉन्ड ब्रेक किया, तो इलेक्ट्रॉन, बोलिए, कार्बन की तरफ, इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ। क्यों? क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, C पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये H+ बाहर हो गया। फिर देखिए जरा, इस C- पे क्या अटैक करेगा? C+ को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिससे पॉजिटिव चार्ज, उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को न्यूक्लियोफाइल। इससे माइनस लिख देते हैं, Nu- E पे प्लस चार्ज लगा देते हैं। तो ये तो क्लास 11 का था ना, कि रिएजेंट दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है और
न्यूक्लियोफिलिक होता है। जब भी रिएजेंट को हम ब्रेक करेंगे, रिमेंबर रिएजेंट्स डू नॉट डायरेक्टली अटैक ऑन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट किसको कहते हैं? इन दोनों को मिला के 2 मिनट क्लास 11 का रिएक्शन मैकेनिज्म देख लीजिए 2 मिनट में खाली। जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, इस पूरे को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और इसका राइट हैंड साइड आरएचएस पे जो बनेगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। रिएक्टेंट के अंदर 2 चीजें होती हैं, रिएक्टेंट के अंदर 2 चीजें होती हैं। एक होता है SUBSTRATE, क्या कहते हैं इसको? सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट किसको कहते हैं? जिस पोर्शन में कार्बन होता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। तो इन दोनों में देखिए, जैसे बेंजीन है प्लस क्लोरीन लिखा है, तो यहां तो कार्बन नहीं, यहां पे कार्बन है, तो ये बेंजीन विल बी कॉल्ड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब होता है बेसिस, बेसिस ऑफ रिएक्शन। तो बेसिस तो कार्बन ही होगा ना, मतलब रिएक्टेंट के जिस पार्ट में कार्बन होगा उसी को सबस्ट्रेट कहते हैं। फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा रिएजेंट होता है। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट में 2 चीजें होती हैं, सबस्ट्रेट होता है और रिएजेंट होता है। उसके बाद रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। लेकिन देखिए, अगर हम रिएजेंट को देखें, यहां पे क्लोरीन रिएजेंट है, तो लेकिन क्लोरीन के अंदर देखिए Cl2 ऐसे लिखा मैंने Cl2, तो Cl2 के अंदर दोनों क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक आपने शेयरिंग के लिए तो 8 बन गया। तो दोनों की ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो ये Cl2 रिएक्ट ही क्यों करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो रिएक्शन होता है। तो अब बात हमारी थोड़ी सी चेंज हो गई। रिएजेंट्स डू नॉट डायरेक्टली अटैक ऑन द सबस्ट्रेट। रिएजेंट्स, पहली बात तो रिएजेंट क्योंकि सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, इसीलिए इसको कभी कभी अटैकिंग रिएजेंट भी कहा जाता है। दिस इज अनदर नेम ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट का दूसरा नाम है अटैकिंग रिएजेंट। रिएजेंट कहां अटैक करता है? सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। सबस्ट्रेट क्या होता है आदित्य? जिसमें कार्बन होता है उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। बात हमारी ये हो गई कि रिएजेंट सबस्ट्रेट पर डायरेक्टली अटैक नहीं करता। क्यों? बहुत अच्छा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। भाई कोई भी रिएक्शन होता क्यों है यार? क्लास 9 का सेम बेसिक सा क्वेश्चन कि व्हाई एनी एलिमेंट रिएक्ट्स टू अटेन, और तेज बोलिए, ऑक्टेट। बहुत अच्छा, टू अटेन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी इज अटेन बाई ऑक्टेट। लेकिन जब ऑक्टेट यहां पहले से कंप्लीट है, Cl2 हमने कहा, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्यों रिएक्ट करेगा? ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिएजेंट अंडरगोज लिसिस। लिसिस मतलब ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को लिसिस कहा जाता है ना। तो उसके अंदर हमने लिसिस कर दिया पहले। जब लिसिस किया तो लिसिस भी 2 तरह की होती है, होमोलिसिस, हेटेरोलिसिस। कैसे पता कि कौन सी लिसिस करानी है? अगर देखिए, फॉर होमोलिसिस देयर आर 2 कंडीशंस। अगर 2 में से एक भी कंडीशन नहीं है तो ये हेटेरोलिसिस हो जाती है। दोनों कंडीशन क्या? बोथ द रिएक्टेंट्स। क्या मतलब? बोथ द रिएक्टेंट्स का मतलब बोथ द रिएक्टेंट्स, यस, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। बहुत अच्छा। बोथ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में 2 चीजें होती है ना, सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है। तो हमने कहा बोथ द रिएक्टेंट शुड बी इन द गैसियस स्टेट, ये पहली कंडीशन होती है। बोथ द रिएक्टेंट शुड बी इन द गैसियस स्टेट। अब जरा देखिएगा, बेंजीन को देखिए, क्लोरीन तो आपको पता है क्लोरीन की स्टेट क्या है? गैस होती है। बेंजीन की स्टेट बताइए? लिक्विड स्टेट है। बहुत अच्छा। वोलेटाइल भी, जितने एरोमेटिक कंपाउंड हैं, एरोमेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, फिर से बोलिए। नहीं, एरोमेटिक वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एरोमा, स्मेल, नॉट ओनली स्मेल, स्पेसिफिक स्मेल, स्पेसिफिक स्मेल। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, आज से अगर 10 साल तक आप पेट्रोल ना इस्तेमाल करें, 10 साल के बाद आपसे कह दें कि सूंघ के बताइए कि ये पेट्रोल है, तो सूंघ के बता सकते हैं कि नहीं पेट्रोल है कि नहीं। इसको एरोमेटिक कहा जाता है। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ
स्मेल। देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि देख के बताएंगे, उसकी स्मेल से बता देते हैं। अगर आपको हम आपकी आंख बंद कर दें और आपको पेट्रोल सूंघाते हैं और आपको केरोसिन सूंघाते हैं, सूंघ के बता देंगे कि डीजल है या केरोसिन है। इसको एरोमेटिक कहा जाता है। जितने एरोमेटिक कंपाउंड उनके पास क्या होता है, एरोमा होता है, एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, इसलिए एरोमेटिक कहा जाता है। अगर स्मेल है, बताइए दिमाग लगेगा, अगर स्मेल है, चीनी की स्मेल आती है क्या? नमक की स्मेल आती है क्या? नहीं आती ना, हैं? ना 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 ना, हाँ ये भी सही है। नहीं, नमक अगर हम ध्यान दीजिए, कभी जैसे दूर से रख दें और आपसे कहते सूंघ के बताइए नमक कहाँ रखा है, तो नहीं बता सकते आप। ठीक है, जिस चीज की वेपर होती, जो वोलेटाइल होता है, वही तो गैस के फॉर्म में आएगा। हाँ बोले, तभी। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए, जो गॉड ने एनिमल्स की जो सेंसेस बनाई है ना, उनको सैल्यूट है। चींटी तो अर्थक्वेक को पता कर लेती है, कितनी देर पहले पता नहीं, 5-6 घंटे पहले पता कर लेती है और तुरंत वहां से निकल लेती है। चींटी को तो कभी आपने ऑब्जर्व किया, कभी ध्यान दीजिएगा कि अगर वो अपना एग लेके जा रही है तो व्हाट डज इट मीन? यस ना, इट इज अबाउट टू रेन। अगर आप ध्यान से देखिए, चींटी कहीं अंडा लेके जा रही है और एक नहीं जाती हैं, 1000 चींटी लाइन में, और कितना डिसिप्लिन होके चलती है, इतना स्पीड से आती हैं, इतना स्पीड से आती हैं, और ऑफ ट्रैक कभी नहीं होती है कि भिड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। भिड़े, हेलो किया, फिर चले। देखिए कभी मजा आता है, मतलब भिड़ते आपस में, आज ऐसे अपोजिट डायरेक्शन आ रही दो चींटी और इतना तेज से आती हैं और खट से रुकती हैं, हेलो किया, कुछ बात किया और फिर अपने से चल देती। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, एकदम एकदम आराम से चलते। तो चींटी को जितने एनिमल्स हैं उनको प्रणाम है, उनकी सेंसेस को हम अभी कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे। कि जैसे चींटी को कहते हैं कि वो रेन को सेंस कर लेती है, हम लोग पता कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। डॉग डेथ को सेंस कर लेते हैं, पता है, ये डॉग डेथ को सेंस कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि जैसे अगर कुत्ता रोता है तो अशुभ माना जाता है, कि उसको फिर, आपके रिलीजन में भी ऐसा होता है क्या? है, होता है, हैं? हाँ, ये हम लोग के यहाँ भी होता है ऐसा कि जैसे कुत्ता रोया तो फिर उसको भगा देते हैं। बिल्ली का तो नहीं पता, कुत्ते का खाली पता है कि कुत्ता रोया तो मतलब कहीं पर किसी की डेथ होने वाली है। तो इसको कहा जाता है कि कुत्ते की इतना है कि वो सोल को पहचान लेता है कि सोल कहीं निकलने वाली है, अपना घर छोड़ने वाली है कहीं पर, है कि नहीं? तो उनकी बात हम लोग नहीं हो रहा, हम लोग इंसान की बात करें। हम लोग नमक की स्मेल नहीं पता कर सकते। और एनिमल्स तो बहुत सेंसिटिव होते हैं ना। क्यों सेंसिटिव होते पता है? क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं होती इंटेलेक्ट नहीं होता, तो सेंस से बड़ी फोकस रहती, वो लोग डिसाइड नहीं कर सकते। एनिमल्स के पास ऑप्शन नहीं होता सोचने का। एनिमल्स के पास ऑप्शन नहीं होता कि अगर कुत्ते के सामने आपने नॉनवेज रख दिया, खाएं कि ना खाएं, ये डिसीजन लेने का पावर होता है उनके पास क्या? ना, कभी नहीं होता है। क्रोकोडाइल से हेलो करके देखते हैं क्या करता है, हो सकता है ना ही करे, ऐसा हो सकता है क्या? अरे गए तो खत्म, ब्रेकफास्ट हो गया, है कि नहीं? वो एक तो पता नहीं फेक वीडियो था कि कैसा था, वो लेडी सेल्फी ले रही थी खड़े होकर के, और रिवर बगल में था, और बड़े ऐसे पास में जा रही थी, पानी कैसे पास में, ऐसे चलती जा रही और ऐसे चलती जा रही। उसके बाद जब तक वो क्लिक करे, एक क्रोकोडाइल आया, फट से लेके चला गया अंदर, और मैं देखा गई कहाँ। एक सेकंड के अंदर अभी लगा हुआ क्या यार, वो ले गया पूरा, कितना बड़ा मुंह खोला उसने, ऐसे लिया और लेके चला गया। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी सेंसेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, इनके पास इंटेलेक्ट नहीं होता।
कि करें कि ना करें। हमारे पास इंटेलेक्ट होता है, डिसीजन लेने की पावर होती है कि करें कि ना करें। ठीक है, वापस आते हैं चीनी की जो बात हम लोग कर रहे थे। जितने भी कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी स्मेल नहीं आती हैं वो वोलेटाइल नहीं होते हैं, वो वोलेटाइल नहीं होते हैं। अगर कोई कंपाउंड वोलेटाइल नहीं है, अगर उसकी गैस की स्मेल आती है यार, अगर कोई लिक्विड है, बेंजीन की हम बात करने जा रहे थे, पेट्रोल है, पेट्रोल की जो स्मेल आती है तो पेट्रोल लिक्विड स्मेल करता है कि गैस स्मेल करता? गैस स्मेल करता है। हमेशा याद रखिए, अगर कंपाउंड वोलेटाइल नहीं है, मतलब अगर कंपाउंड वेपर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो स्मेल नहीं आएगी, बस इसको याद रखिए। तो चीनी रखे रखे उड़ती है क्या, तो ये नॉन वोलेटाइल हो गया। अभी लिक्विड सॉल्यूशन न्यूमेरिकल भी आप करेंगे इसके, वोलेटाइल है। राउल्स लॉ इज अप्लाइड ओनली ऑन व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूट्स? यस, नहीं, हमने जो क्वेश्चन किया वो आंसर करिए। राउल्स लॉ इज अप्लाइड ऑन आइडियल्स, हमने सॉल्यूशन की बात ही नहीं की, हमने सॉल्यूट का क्वेश्चन किया कि राउल्स लॉ इज अप्लाइड ऑन व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूट, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। हाँ, राउल्स लॉ का स्टेटमेंट कोई रिकॉल कर सकता है? राउल्स लॉ का स्टेटमेंट रिकॉल करिए फट से। अच्छा, राउल्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है, कहां लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट था ना? मोल फ्रैक्शन को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। x1 क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, राउल्स लॉ ये कह रहा था whenever any non-volatile solute is added to any volatile solvent, whenever a non-volatile solute is added to any volatile solvent, then RLVP, फुल फॉर्म क्या? RLVP, रिलेटिव, हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन RLVP इज इक्वल टू x1। इसी को राउल्स लॉ कहते हैं। ये RLVP इज इक्वल टू x1 इज कॉल्ड राउल्स लॉ। RLVP इज इक्वल टू x1, इसको बोलते हैं राउल्स लॉ। एकदम शॉर्ट में कि राउल्स लॉ क्या होता है, तो बोलिए RLVP इज इक्वल टू x1 को राउल्स लॉ कहते हैं। ये क्या हो गया, अब कहानी उसके पीछे ये रहेगी कि whenever any non volatile solute is added to any volatile solvent, then relative lowering in vapor pressure of RLVP किसका होता है? हाँ, रिलेटिव का मतलब मिलाने के पहले सॉल्यूशन था क्या, तो रिलेटिव कैसे करेंगे फिर? रिलेटिव वर्ड समझ में आया? तो रिलेटिव सॉल्यूशन का रिलेटिव कैसे हो सकता है? सब मिलाने पहले तो सॉल्यूशन था ही नहीं, तो रिलेटिव कैसे करेंगे? सॉल्वेंट है, RLVP ऑफ द सॉल्वेंट, RLVP ऑफ द सॉल्वेंट। जो वेपर प्रेशर, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जब कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी वोलेटाइल पानी में हमने लाके चीनी डाल दिया, तो पानी का वेपर प्रेशर कम की ज्यादा, डिक्रीज हो जाता है। Whenever any non-volatile solute is added to any volatile solvent, then vapor pressure of the solvent is lowered, it is decreased, कम हो जाता है। इसीलिए इसको रिलेटिव लोअरिंग हमने मेजर किया। हाँ बोलिए, कहीं कंफ्यूजन है सुन बेटा? अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू ऑफ सॉल्यूट x1, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये राउल्स लॉ था। ठीक है, चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हमको खाली ये बताना था कि जो कंपाउंड वेपर फेज में नहीं आ सकते हैं, अगर कंपाउंड में स्मेल हो रही है तो वो गैसीय स्टेट में है। बेंजीन की स्टेट, ये तो क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, और बेंजीन की स्टेट, यस, वोलेटाइल लिक्विड है ये, दिस इज द
वोलेटाइल लिक्विड। कैसे पता लगा? क्योंकि एरोमेटिक होता है। अगर एरोमेटिक है तो महक होगी, मतलब एरोमेटिक है तो महक होगी, और महक तभी होगी जब गैस होगा। तो ये वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है। तो मतलब इसकी स्टेट क्या हो गई? गैस हो गई। दोनों गैस हो गया। हमने क्या कहा था कि जब भी वापस आ रहे हैं कि जब भी बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो दो तरीके लिसिस होती, होमोलिसिस, हेटेरोलिसिस। हमने कहा होमोलिसिस की दो कंडीशन होती है, अगर एक भी कंडीशन नहीं है तो ये हेटेरोलिसिस हो जाता है। होमोलिसिस की दो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है बोथ द रिएक्टेंट्स शुड बी इन द गैसियस स्टेट। तो पहली कंडीशन देखिए फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही है? बेंजीन भी वेपर होती, गैस होता है, और क्लोरीन तो गैस होता ही है। दूसरी कंडीशन है देयर शुड बी हाई टेम्परेचर और सनलाइट। दिस इज द सेकंड कंडीशन फॉर होमोलिसिस। फॉर होमोलिसिस देयर आर टू कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है? दोनों रिएक्टेंट्स गैस होने चाहिए, दोनों गैस होने चाहिए। अगर एक भी गैस नहीं है तो हेटेरोलिसिस हो जाएगी। तो यहां तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, दोनों गैस होता है। दूसरी कंडीशन है देयर शुड बी हाई टेम्परेचर और सनलाइट। तो यहां सनलाइट तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, टेम्परेचर भी मैंने डाला। जब बेंजीन का क्लोरीनेशन कराते तो आज घर पे जाके जरूर देखिएगा, यहां पे डार्क रहता है, इसको जाके जरूर देखिएगा। आज ये कंडीशन होती है, डार्क लगाते हैं, क्योंकि अगर आपने यहां पे लाइट लगाया तो प्रोडक्ट और रिएक्शन दोनों चेंज हो जाएगा। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? नो, क्लोरीनेशन तो रिएक्शन का नाम है, मैंने कहा टाइप ऑफ रिएक्शन। आंसर इज एसई रिएक्शन, एसई रिएक्शन। कैसे पता लगा? जब उसी पर हम लोग आ रहे हैं। पहले तो ये क्लियर हो गया कि जो रिएक्शन है इसमें क्लोरीन की जब लिसिस होगी तो होमोलिसिस होगी कि हेटेरोलिसिस होगी? अब बता दीजिए। हाँ बोलिए। हेटेरोलिसिस होगी। हाँ फिर से बोलिए। हाँ नहीं, डार्क लिखा नहीं, लिखा होता है यहां पे, डार्क होता है, ठीक है, इसलिए हेटेरोलिसिस होगी। हमने कहा अगर होमोलिसिस करानी होगी तो इतना माहौल बनाएंगे आपको पता लगेगा होमोलिसिस होने जा रही है। मतलब चुपचाप रिएक्शन नहीं कराएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इम्फेसिस होती है ना, तो इतना पता लगेगा कि होमोलिसिस होने जा रही है। और नहीं तो पूरे केमिस्ट्री में, पूरे ऑर्गेनिक में होमोलिसिस ज्यादा होती है कि हेटेरोलिसिस? हाँ ऑर्गेनिक में हेटेरोलिसिस ज्यादा होती है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सब जगह थोड़ी ना होती हैं। ये दोनों कंडीशन मेनली एल्केन्स में होती है। एल्केन के जितने भी रिएक्शन हैं, एल्केन्स अंडरगो होमोलिसिस, रिमेंबर। और जब होमोलिसिस होती है तो फ्री रेडिकल क्या बनता है? इंटरमीडिएट क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। मैंने क्या कहा? जब होमोलिसिस होती है तो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है। तो यहां पे हमने क्या किया? क्लोरीन को ब्रेक कर दिया और Cl प्लस Cl माइनस बना दिया। अब देखिए रिएजेंट सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, तो अब इसमें से कौन अटैक करेगा? क्या? क्यों? फिर से बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरे पास था फिनॉल, ये मेरे पास फिनॉल प्लस हमने क्लोरीन को ऐसे लिखा Cl प्लस Cl माइनस। हाँ अब आदित्य बोलिए, Cl प्लस Cl माइनस तो बन के तैयार है। अब उसके बाद ये तो पता है कि रिएजेंट इस पे अटैक करता है, लेकिन इसमें से कौन सा अटैक करेगा? क्यों? हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि जब यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएगा। ये इसको क्या बोलते हैं? कार्बन आयन। कार्बन हैव नेगेटिव चार्ज, कॉल्ड कार्बन आयन। तो हमने जो क्वेश्चन किया कि इसमें से कौन सा रिएजेंट अटैक करेगा, तो आप बोलेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, Cl प्लस अटैक करेगा। व्हाई? बिकॉज फिनॉल फॉर्म्स कार्बन एंड इंटरमीडिएट, कार्बन एंड इंटरमीडिएट। फिर बोले क्यों कार्बन एंड कैसे बना? तो बोले कि क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, जब उस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएगा, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इसी को कार्बन आयन कहते हैं। एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन ओनली इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इज पॉसिबल। नेगेटिव पे पॉजिटिव तो अटैक करेगा, नेगेटिव पे नेगेटिव कैसे अटैक कर जाएगा? तो हमारा क्वेश्चन था कि फिनॉल के अंदर, बेंजीन के अंदर, नहीं ये तो हम लोगों ने बेंजीन खाली लिया था ना,
ये जो एक्सप्रेशन चल रहा था, या फिनॉल ही रहने दीजिए, फर्क तो कोई, फिनॉल की प्रॉपर्टी तो करनी है। बेंजीन के अंदर SN रिएक्शन क्यों नहीं होता? हाँ, कार्बन आयन बनाता है, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनाता है। अगर कार्बोकैटायन बनाता, देखिए इसमें SN होता है कि नहीं? एल्किलाइड्स अंडरगो SN रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो SE रिएक्शन। कहीं ये सेंटेंस नोट कर लीजिए दोनों जरा, लिखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो SE रिएक्शन, इसको रट लीजिएगा, हो सकता है कोई MCQ इसी सेंटेंस से हो जाए आपका। एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो SE रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगो SE रिएक्शन एंड एल्किलाइड्स अंडरगो क्या हो जाएगा? SN रिएक्शन। एल्किलाइड्स अंडरगो SN रिएक्शन। SN क्यों होता है? तो देखिए RH को जब ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन X की तरफ जाएगा, क्योंकि हेलोजन मोर इलेक्ट्रॉनिक, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड पॉजिटिव चार्ज कार्बन इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन। अब इस पे क्या अटैक करेगा? मेरे पास दोनों रिएजेंट है, E+ है, Nu- है, क्या अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव तो अटैक करता है। तो ये दो सेंटेंस तो मेरे ख्याल समझ में आने चाहिए कि एल्किलाइड्स अंडरगो SN रिएक्शन, दे अंडरगो SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, while aromatic compounds undergo SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब ये हो जाएगा कि एरोमेटिक में SN क्यों नहीं होता, हो जाएगा ये। अच्छा, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। हमारे पास SE रिएक्शन हो रहा था, कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हमारे पास SE रिएक्शन हो रहा था, यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, हाइड्रोजन हटा दिया हमने, और उसके बाद आपने क्या किया? आप न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखते। न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट में कहाँ जाएगा? कोई साइड प्रोडक्ट बनाता है, कोई साइड प्रोडक्ट बनाता है। जैसे अभी, हाँ, अभी जो हम लोगों ने किया था, तो वो क्या करेगा? HCl बना लेगा। बेंजीन से H निकला और Cl2 से Cl- निकला, वो मिलकर के HCl बना दिया। अब इसकी बात ही नहीं करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? मेन प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या रिएक्ट करता है। केवल इलेक्ट्रोफाइल ही तो मेन प्रोडक्ट बनाता है ना, जो क्लोरोबेंजीन बनती है तो इलेक्ट्रोफाइल से बनती है। इस इलेक्ट्रोफाइल को यहां अटैक करना है। अगर हम किसी तरह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दें तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक स्लो होगा कि फास्ट होगा? हाँ, फास्ट हो जाएगा। अगर हमने यहां पर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी तो हमने कहा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फास्ट होगा कि स्लो होगा? तो फास्ट हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हमने ला के यहां से R अटैच कर दिया, बेंजीन में R अटैच कर दिया। R क्या होता है? हाँ, अल्काइल ग्रुप होता है। अच्छा, जब H हटाते हैं अल्काइल बनाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आता है, जिसको R कहते थे, वो R- होता था। R- मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी तो नेगेटिव चार्ज है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये। तो फिर लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कहा था कि R का मेन वर्क क्या है? R का मेन वर्क क्या है? R इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बस इसको रट लेते हैं। एल्किल रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। कैसे पता? क्योंकि R- होता है, नेगेटिव चार्ज इसके पास है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये। तो यही मैंने किया, बेंजीन में लाके R लगा दिया। तो देखिए ये सही है कि नहीं? ये सही है। R का तो यही काम ही होता है। R क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। एल्किल रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसको कहीं रट लीजिए, लिखिए एल्किल रेडिकल्स ब्रैकेट में R, एल्किल रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एल्किल रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब देखिए कई क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे, अगर मैंने R लगा दिया तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, उसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फास्ट हो जाएगा। तो बताइएगा, तो ऐसी रिएक्शन का रेट बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, बेंजीन एंड टॉल्यूइन दोनों में ऐसी होता है कि नहीं? क्योंकि दोनों एरोमेटिक कंपाउंड हैं, बोथ अंडरगो ऐसी रिएक्शन। किस कंपाउंड, बेंजीन टॉल्यूइन, विच कंपाउंड अंडरगोज क्लोरिनेशन फास्टर एंड व्हाई? ये क्वेश्चन लिखिए कॉपी में। बिटवीन बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बिटवीन बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बिटवीन बेंजीन एंड टॉल्यूइन, which compound undergoes chlorination faster? Which compound undergoes chlorination faster? आंसर क्या है? टॉल्यूइन। आंसर लिखिए टॉल्यूइन। टॉल्यूइन because of alkyl radical, because of R, because of R। नीचे सेंटेंस करिए, therefore electron donating groups, therefore electron donating groups increase, electron donating groups increase the rate of acid reaction, rate of acid reaction, rate of acid reaction, full stop। On the other hand, on the other hand, electron withdrawing groups, on the other hand, electron withdrawing groups decrease, electron withdrawing groups decrease the rate of acid reaction, acid reaction, acid reaction। then example, example देखिए सही है कि नहीं? ये कंपाउंड बताइए, मैंने क्या लिखा? NO2 लगा दिया, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन लेस देन बेंजीन, सही है कि गलत? नाइट्रोबेंजीन लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, अंडरस्टूड रहेगा? ऐसी रिएक्शन की बात हो रही है, एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो ऐसी रिएक्शन, सब में ऐसी होता है। तो किसका ऐसी फास्ट होगा, बेंजीन का कि नाइट्रोबेंजीन का? नाइट्रोबेंजीन का स्लो हो जाएगा बेटा। देखिए यहां पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? कैसे पता? NO2 ऐसे होता है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अपना लोन पेयर इसने ऑक्सीजन को दिया था, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, लिखे चाहे ना लिखे। कभी डायरेक्ट NO2 लिखा रहता है, कभी NO2 प्लस लिखा रहता है, दोनों एक ही चीज होती है। जैसे R लिखते हैं, R माइनस लिखते हैं, दोनों एक ही चीज होती है। उसी तरह से NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ऐसी रिएक्शन स्लो हो जाएगा। अब एग्जांपल समझ आएगा, नाइट्रोबेंजीन लेस देन बेंजीन, मतलब नाइट्रोबेंजीन अंडरगोस ऐसी रिएक्शन स्लोअर देन बेंजीन। अब अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। बेंजीन है मेरे पास, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाना है। बेंजीन है मेरे पास और रिएक्टिविटी का मतलब क्या? ऐसी रिएक्शन कर रहे हैं,
रिएक्टिविटी बढ़ानी है, क्या कर दें? तो हमने अगर ला करके कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। एरोमेटिक कंपाउंड में बड़ा अच्छा फिनोमेनन चलता है कि किसी कंपाउंड की रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, वहां पे ला करके प्लस आई इफेक्ट चालू कर देते हैं। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको वो प्लस आई इफेक्ट कॉज करता है। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है। अगर माइनस आई इफेक्ट कर दिया, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे ये जा रहा था देखिए, और मैंने लाकर ये पे एक्स लगा दिया, माइनस आई हो गया ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, ये चलेगा, तो तभी तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा ना, माइनस आई इफेक्ट हो गया। और अगर आपने यहीं पर NH2 लगा दिया, NH2, तो देखिए लोन पेयर होता है कि नहीं? लोन पेयर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने का होता है। तो ये तुरंत चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर अब क्या हो गया? प्लस आई हो गया, प्लस आई हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस आई होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस आई हो गया। एक एक करके लर्न करेंगे, परेशान नहीं होना। जैसे किया हेलोजेंस आर दे एग्जर्ट माइनस आई। एक दिन में एक चीज याद किया हमने। कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि 10 सीढ़ी एक बार में चढ़ जाए, कभी ऐसा होता नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि गोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि ड्रीम, क्यों? गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि ड्रीम? सपने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्य? गोल को हिंदी में क्या कहते हैं? लक्ष्य कहते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट, गोल के ड्रीम? ज्यादा इंपॉर्टेंट? दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत अच्छा। नहीं, जो गोल होता है वो छोटा होता है, छोटे छोटे गोल मिल करके सपना बनता है, छोटे छोटे गोल मिल करके ये बन रहा है। भाई गोल हमारा क्या है? गोल ये है कि हमको 5 दिन में ये चैप्टर खत्म करना है, ये गोल हो गया। और सपना क्या है कि हमको 99.9 परसेंटाइल लाना है केमिस्ट्री में, ये सपना है। एक दिन की पढ़ाई से ना होने वाला ये, जब रोज वो काम करेंगे रोज। हाँ, अगर आपने गोल नहीं कंप्लीट किया तो सपना पूरा कभी ना होने वाला आपका। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गोल गोल गोल। और फिर ये कहा जाता है सपने होते सबके हैं लेकिन पूरे नहीं होते। हाँ, क्यों? रीजन क्या है? कहा यह जाता है सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके संकल्प विकल्प रहित होते हैं। जिनके संकल्प में विकल्प होते हैं उनके सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। जिनके संकल्प में विकल्प नहीं होते हैं उन्हीं के सपने पूरे होते हैं, याद रखिएगा। और ज्यादातर लोग के विकल्प होते हैं। आप देखेंगे कि 90% बच्चे 12th के बाद BSc का फॉर्म डालते हैं। 90% बच्चे ग्रेजुएशन का फॉर्म डाल देते हैं। BA डाल देंगे, BSc डाल देंगे, BCom डाल देंगे, BBA कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। और एग्जाम किसका दे रहे थे? नीट का एग्जाम दे रहे थे, IIT का। तो हम कहे यार ये IIT और BBA का क्या रिलेशन है, या नीट और BBA का क्या रिलेशन? BSc अलग होता है यार, BSc इज अ फुल टाइम जॉब, BSc कोई आसान नहीं होता। और वो बच्चा सोचता है अगर नीट में ना हुआ तो नहीं, साल खराब नहीं होगा। अगर नीट में नहीं हुआ तो साल खराब नहीं होगा, इसलिए BSc ज्वाइन किया। भाई ये कहा जाता है कि ऑप्शन बताइए कौन सा ज्यादा सही है। 2 बच्चे खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे। एक बच्चा खेल रहा है कि हमको जीतना है, और एक इस तरह से तैयारी कर रहा था कि भाई नाक न कटने पाए। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? एक खेल रहा था जीतने, हाँ बस खाली बस किसी तरह से बस पास हो जाए, भाई बहुत बड़ी बात है है ना, पास हो जाए, बस नाक न कटने पाए।
दोनों बड़ा बहुत फर्क हो गया यार। एक ने जिंदगी लगा रखी है, जिंदगी इसलिए कहा जाता है कि फेलिंग एंड लूजिंग बोथ आर हैबिट्स। फेलिंग एंड लूजिंग बोथ आर हैबिट्स। कुछ लोग को जीतने की आदत होती है, ज्यादातर लोग को हारने की आदत होती है। आदत बनाते हैं, आदत बनाते हैं, और आदत एक दिन नहीं बनती है, क्योंकि बनती कैसे है, जब नंबर कम आए थे, देखिए आदत बनी कैसी, जब नंबर कम आए थे तो बोला कि नहीं उसका भी कम आया है, हाँ नहीं मम्मी आप पता कर लीजिए, अब राजेश का भी कम है और ये है फलाना धमाका, हमारा तो उससे ज़्यादा ही है। ये नहीं बता रहा फेल है ये नहीं बता फेल है, लेकिन उससे ज़्यादा है मेरा। तो ये आपने क्या किया, किसी आदत बनाई, हारने की आदत बनाई। और दूसरा बच्चा है उसको नींद नहीं आ रही, उसको भाड़ में के दुनिया से कोई मतलब नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना कम कैसे आ सकता है। उसको खाना पीना छोड़ के वो लग गया उसके बाद, और अगले साल वो टॉप कर गया, क्योंकि उसने क्या किया, उसको एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो आदत उसने बनाई और कुछ नहीं। उसके बाद जीतने की आदत थी, नींद नहीं आ रही थी। और दूसरा वाला क्या है, वो भी फेल है, वो भी फेल, तुमसे ज़्यादा ही है, तुम ज़्यादा मत बनो, तुमसे ज़्यादा है फेल है, इज्जत से फेल है, तुम्हारी तरह नहीं फेल है। हाँ बोलता है फेल है, तुम्हारी तरह नहीं फेल है, तुमसे ज़्यादा है मेरे पे नंबर, और फेल है, उसके बाद भी प्राउड कर रहा है कि तुमसे ज़्यादा नंबर है मेरे पास। ये आदत किसकी बनाई, हारने की आदत बनाई, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, माइंड में धीरे धीरे हैबिट बन जाती है, धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। एक दिन में कुछ नहीं होता है। जैसे ही प्रॉब्लम, ये कहा जाता है कि प्रॉब्लम पे अटैक कब करना चाहिए, जब वो छोटी हो कि बड़ी हो। जब छोटी, जैसे पैदा हो रही थी उसी से मैं अटैक कर दीजिए, तुरंत आप बहुत कम एफर्ट पे कर लोगे। और अगर प्रॉब्लम बड़ी हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम होगी फिर आपको। हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर जाते हैं, अरे इतने से क्या होगा, नहीं होगा, आपको पता नहीं बीज पड़ गया, अभी पेड़ बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, पेड़ बढ़ जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। भाई ये कहा जाता है कि अगर पेड़ बड़ा हो गया तो उसकी आप डाली को सीधा कर पाओगे क्या। अगर वो टेढ़ी हो गई है तो सीधा नहीं कर सकते। सीधा कब हो सकती थी, जब वो छोटी थी तो आप जिस डायरेक्शन में लेना चाहते थे। कभी आपने देखा कि जब पेड़ लगाते हैं तो उसके साथ में लकड़ी का सपोर्ट देते हैं ऐसे करके कि ऐसे झुकने ना पाए, और फिर उस सपोर्ट से ऐसे चलता है, और एक साल के बाद सपोर्ट हटा दीजिए, सपोर्ट को ही लेके बांध दीजिए, पेड़ खड़ा हो गया जब, तो अब उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेड़ झुक गया, जैसे ये होता है कि बच्चे हैं अब 17, 18, 20 साल के हो गए, अब पेरेंट उनको बदल पाएंगे, कभी नहीं बदल पाएंगे। जब फादर कहते हैं कि तुमको देख मेरा खून खौलता है, लड़का मन कहता है सेम हियर बोल नहीं रहा है, अंदर अंदर यही कहता है कि ऐसा नहीं कि अभी के साथ ऐसा होता, मेरे साथ भी ऐसा होता, जब आपको देते मेरा भी ऐसे होने लगता है। तो ये हुआ कैसे, एक दिन में नहीं हुआ है, ये धीरे 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 धीरे। जब वो बच्चा देर से रात में आया था, आपने क्यों नहीं मना किया था उसको, पहले वो मना करना चाहिए था ना, आपने क्या, क्योंकि आप खुद ही दारू पी के आए थे, आपको पता था कि गलत है ये, लेकिन आप नशे में थे, गलती तो आपकी है, तो आपने माना नहीं। फिर सिगरेट पीना शुरू, आपको पता ही नहीं है, धीरे धीरे करके वो बढ़ना शुरू हो गया। अब वो किसी दिन 1 बजे आया रात को, और अपना वो भी डबल सवारी पे होके आया। अब उसके बाद जब गेट खुला, पापा चालू हुए, ये टाइम है आने का, तो अरे आज देर हो गई, ऐसे बोल रहा। उसको सॉरी फील नहीं हो रहा है कि देर हो गई, कह रहा अरे आज देर हो गई, तो ऐसे कौन सी बड़ी बात हो गई, क्योंकि अब पेड़ बड़ा हो गया, अब कुछ ना होने वाला है, ठीक है। अब वो पेड़ क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो टूटेगा, वो मुड़ेगा नहीं। अब एक ही तरीका है, अभी भी झुकाना चाहते हो तो झुक सकता है, बट इट विल टेक टाइम। टहनी टेढ़ी हो चुकी है, अभी सीधा करना है, होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर लंबा सा बढ़िया सा लकड़ी बांधिए और 1 साल तक लगाए रहिए। अब धीरे धीरे करके इट विल टेक टाइम। फटाफट तो मैगी बनती है, तुरंत कोई काम नहीं होता है, ठीक है। वापस आ जाइए, बेंजीन में हमको रिएक्टिविटी बढ़ानी थी, तो क्या किया हमने, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दीजिए, एग्जाम्पल R लगा दिया मैंने टॉल्वीन बना दी इसको,
CH3 बना दिया तो रिएक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी। इसी का उल्टा कर रहे हैं, Fe को स्लो करना है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा दें, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा दें। एग्जाम्पल बोलिए, NO2 बना दिया। ये समरी चाहे तो नोट कर लीजिए। बेंजीन को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, क्योंकि बुक में ऐसे कहीं नहीं दिया है। बेंजीन को 2 पार्ट में, दोनों पे ऐसी लिख लीजिए, ऐसी रिएक्शन तो हो ही रहा है। ऐसी रिएक्शन पहले मैंने कन्वर्ट किया टॉल्वीन में, और एरो पे लिखिए रिलीजिंग ग्रुप्स इंक्रीज द रेट ऑफ ऐसी रिएक्शन। रिलीजिंग ग्रुप्स इंक्रीज द रेट ऑफ ऐसी रिएक्शन। और एग्जाम्पल हो गया टॉल्वीन से रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरे पे लिखे विथड्रॉइंग ग्रुप्स डिक्रीज द रेट ऑफ ऐसी रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या हो गया बताइए बोल के? नाइट्रोबेंजीन। 2 सेंटेंस रट जाएंगे। टॉल्वीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन। अंडरस्टूड रहेगा टुवर्ड्स ऐसी रिएक्शन। बोला नहीं क्या, ऐसी तो सब जगह हो ही रहा है, टुवर्ड्स ऐसी रिएक्शन। अब देखिए धीरे से ला करके थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने बेंजीन में क्लोरीन डाल दी, Cl+ डाला, Cl- कहां गया? साइड प्रोडक्ट में चला गया, उसकी बात ही नहीं की हमने। ऐसी रिएक्शन तो इसी से हो रहा है। इस क्लोरीन को इकरा बताइएगा किस कार्बन पे ला करके ऐड कर दें और क्यों? 6 कार्बन है बेंजीन में, किस कार्बन पर लाके ऐड कर दें? ऐसी रिएक्शन कराना है तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे और वहीं पे लाके क्लोरीन ऐड कर देंगे। तो कहां से कार्बन, कहां से हाइड्रोजन हटाएं? कहीं से हटा दें, अभी कहीं से हटा दें, क्योंकि सारे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो कहीं से हटा दिया हमने, यहां से हटा दिया, यहीं से हटा करके और यहीं पे क्लोरीन अटैच कर दिया, क्लोरोबेंजीन बन गया। बस बात खत्म हो गई। फिर दूसरा देखिए, मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें पहले से CH3 लगा था, अब क्लोरीनेशन कराते हैं। फिर Cl+ लिखा मैंने खाली, Cl- तो HCl में चला जाएगा साइड प्रोडक्ट में। अब बताइए 1 2 3 4 5 6, हाँ नहीं, इसको ऑर्थो कहते हैं, इसको मेटा कहते हैं, इसको पैरा कहते हैं। याद आ रहा है? जहां पे कोई ग्रुप लगा रहता है वहीं से नंबरिंग शुरू होती है। ये 1 है, 2 है, तो 2 and 6 ऑर्थो कहते हैं ना। ये क्रम याद आ रहा है 11th में? 2 and 6 पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है, 3 and 5 को मेटा कहते हैं, और पैरा केवल 4th पोजीशन को कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टॉल्वीन का क्लोरीनेशन कराना है, क्लोरीन कहां लगा दें? ऑर्थो, मेटा और पैरा? हाँ अश्विनी बोलिए, क्यों ऑर्थो? हाँ, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा। ये कैसे पता लगा? तो ये सेंटेंस कॉपी में भी लिखेंगे, इसको रटेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, अभी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसको रटना है हमें। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। अब लिखिए कॉपी में, ड्यूरिंग ऐसी रिएक्शन, ड्यूरिंग ऐसी रिएक्शन, ड्यूरिंग ऐसी रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ड्यूरिंग ऐसी रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर O and P, शॉर्ट में लिखा O and P, ऑर्थो एंड पैरा,
ONP डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, while electron withdrawing groups, while electron withdrawing groups are क्या हो जाएगा, M डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। इसको रट लेते हैं सेंटेंस को, मेटा डायरेक्टिंग। इसलिए नहीं होता है कि मेटा में स्टेबिलिटी कम हो जाती है, रेजोनेंस कम होता है मेटा पोजीशन पे आने पे, है ना। अच्छा, इसी सेंटेंस को लाके हम फिनॉल पे लगा देते हैं। फिनॉल में OH लगा है, OH में ऑक्सीजन के पास ये क्या बनाया मैंने, दो लोन पेयर बनाया, दो लोन पेयर। और अगर किसी के पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसकी वजह से अब अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं, ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो क्लोरीन कहाँ जाएगी, नहीं, हाँ ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा। तो एक बार ऑर्थो पे जाएगी, अभी लिखेगा नहीं, पहले एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इसका। ये OH हो गया, एक बार Cl यहां गया, प्लस एक बार पैरा पर आता है, OH लगाया और एक बार पैरा पे Cl जाता है, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, फिर बोलिए पैरा क्लोरोफिनॉल, ये दोनों बन गए। एक बार ऑर्थो क्लोरोफिनॉल बना, फिर पैरा क्लोरोफिनॉल मिल गया, ये दोनों साथ में बनते हैं। अब क्वेश्चन सुनिए, इसको देखिए और CH3 को देखिए, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन यहां पे लोन पेयर है। इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। अब देखिए, ओनली फिनॉल एंड एनिलीन आर टू सच एरोमेटिक कंपाउंड्स जिस केस में लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, इसकी वजह से कंपाउंड की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो दीज आर टू वेरी कॉमन क्वेश्चन, खूब अच्छे से रटेंगे। और ये फिनोमेना केवल एनिलीन और फिनॉल में ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दे आर हाईली रिएक्टिव। इतना रिएक्टिव होता है कि ये दोनों ऑर्थो पोजीशन, ऐसा सब में नहीं होता है। सब में क्या होगा कि ऑर्थो अलग बनता है, पैरा अलग बनता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, रिएक्टिविटी की वजह से दोनों ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन तीनों पे एक साथ रिएक्शन हो जाता है। तो अब देखिए, अभी एक जेई एडवांस का क्वेश्चन करेंगे। आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन जेई एडवांस का है। हाँ भैया, एडवांस का है। अब एडवांस क्यों नहीं लग रहा आपको, क्योंकि आपको फिनोमेना पता लग गया। तो चीजें हमने उस दिन भी कहा था, सिंपल और इजी में क्या फर्क होता है। बड़ी बड़ी चीजें सिंपल होती हैं कि इजी होती हैं, सिंपल एंड इजी में क्या डिफरेंस है। सिंपल एंड इजी कि दोनों एक ही होता है। हाँ, हाँ सिंपल जो है, हाँ कभी सोचा नहीं इसके बारे में। सिंपल को हिंदी में क्या कहते हैं, सरल। इसको क्या कहते हैं, आसान। एक सेंटेंस देखिए, इसको रटिएगा। सफलता, कहीं कॉपी में लिखिए, फ्रंट पेज पे या कहीं आगे लिखिए, लिखिए सफलता सरलता से मिलती है। सफलता सरलता से मिलती है, सरलता, सफलता सरलता से मिलती है। हिंदी में लिखिएगा, लेकिन हिंदी को हिंदी में लिखना है, हिंदी को अंग्रेजी में लिख रहे हैं। सफलता सरलता से मिलती है, लेकिन ये आसान नहीं है। सफलता सरलता से मिलती है, लेकिन ये आसान नहीं है, आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं होती है, क्योंकि रोज करना अच्छा नहीं लगता।
रोज करना अच्छा नहीं लगता भाई। अगर आप कुछ मत करिए, जैसे हमने क्या कहा, अगर आपसे ये कहते हैं कि रोज 10 MCQ लिख लिया, देखिए रोज 10 MCQ ईच सब्जेक्ट, ये सरल है कि आसान है? सोचना पड़ रहा है, हैं? सरल है, बहुत अच्छा, लेकिन आसान नहीं है। आसान है तो करिए ना आज से फिर। 10 MCQ ईच मतलब क्या हो गया? टोटल हाउ मेनी? 30 क्वेश्चंस एवरी डे। ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ी बात तो नहीं है। हर आदमी कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो फिर करता क्यों नहीं है? क्योंकि आसान नहीं है ये। आज हो सकता है मेरे कहने से जोश आ जाए आपको, अच्छा दिखाते हैं आपको करके, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज तो संडे है। एक दिन तो मतलब एक दिन तो मिलना चाहिए ना कुछ, थोड़ा मतलब एंजॉय करने के लिए, इसलिए कह रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे तो संडे मंडे को कोई मतलब ही नहीं होता उनको, संडे मंडे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आपको कभी भी जैसे टाइम मिले तो हम सबसे कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, साथ में 10 मिनट रोज किसी भी फील्ड के सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी जरूर पढ़ा करिए। डेवलप अ बुक रीडिंग हैबिट, डेवलप अ हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। कौन सी बुक? नॉवेल नहीं पढ़ना है। नॉवेल पढ़ेंगे तो पैसा किसी और को मिलता है। वो चीज पढ़नी जिससे आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, वो चीज पढ़ी जो यहां पे चेंजेस करने लगे। खाली थ्रिल आए वो नहीं करना है, मजा आ गई स्टोरी में। अरे आपके लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट हुआ यार, उसकी ये कुछ ऐसा, कुछ सक्सेसफुल इंसान कपिल देव की स्टोरी पढ़ते हैं, किसी भी सक्सेसफुल इंसान की, किसी बॉक्सर की स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, या आप किसी फील्ड का उठा लिया। जैसे ये हमने स्टडी किया, मुगल आजम को मैंने पढ़ा, मुगल आजम वॉज अ मूवी, मुगल आजम इज अ मूवी। जो आपकी उम्र है, इतना टाइम लगा मूवी बनाने में, कितना टाइम? यस, इट टुक 16 ईयर्स, 16 साल लगे मुगल आजम को बनाने में। के आसिफ डायरेक्टर का नाम, के आसिफ डायरेक्टर का नाम है। 16 साल तक सुबह 8 बजे सेट पे होना और रात को 2 बजे घर लौटना, ये 16 साल का रूटीन है। नो संडे, नो दिवाली, नो होली, नथिंग। तब ये मिला है। हाँ बोले, एक मूवी में, एक मूवी में। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी चीजें सरल होती, आसान नहीं होती। ये खाली सुनने में अच्छा लग रहा है कि 16 साल देयर इज नो ऑफ, ये सुनने में खाली अच्छा लग रहा है। एक अभी छोटा सा बर्थडे आता है तब तो उस दिन हंगामा हो जाता है। एक हफ्ते पहले से फिर कुछ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। अगर बर्थडे है तो एक हफ्ते पहले से उसको लगता है कि मतलब दिमाग खराब है तुम्हारा, मेरा बर्थडे है, हाँ मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा। एक हफ्ते के पहले बवाल चालू हो जाता है। संजीव कुमार, ये संजीव कुमार एक्टर था, उसने कहा यार मतलब इतना बड़ा डायरेक्टर इतनी बड़ी मूवी बनाता है लेकिन घर नहीं उसके पास, किराए के घर में। क्यों? सारा बिक गया, गाड़ी बिक गई, घर बिक गया, बीवी को छोड़ दिया है ना, सब कुछ बिक गया सब कुछ बिक गया। क्यों बिक गया? मूवी बना रहे थे इसलिए बिक गया। तो कुछ के सपने इतने बड़े हो जाते हैं कि जिंदगी भी हल्की हो जाती है उनकी, उनके सपने पूरे हो जाते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिन्होंने जिंदगी लगाई होती है यार, सीधी सी बात है। क्योंकि मरना, उसको लगता मरना तो है ही है, यहीं मर जाए, अब पूरा हो जाता है। ठीक है, और जहाँ तो लोग क्या होता है रोज मरते हैं वो ऐसे, और कुछ लोग एक ही दिन मरते हैं, कायदे से मर जाते हैं, अमर हो जाते हैं। वो मरते कभी नहीं मरते, वो अमर हो जाते हैं। जैसे जिसका नाम मैं ले रहा हूँ उसको तो पता भी नहीं होगी कि हम उसकी स्टोरी सुनाएंगे। के आसिफ नाम है डायरेक्टर का, के आसिफ नाम है डायरेक्टर का, जो मुगल आजम बनाया। 16 साल तक ये काम किया। और संजीव कुमार ने पूछा कि तुम यार खाना बदोश की तरह टहलते रहते हो, तुम कोई घर कायदे से नहीं करते? तो बोलता संजीव, आई हैव कम हियर टू मेक मूवीज नॉट हाउसेज। ये सपना था उसका, मैं घर बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ मूवी बनाने आया हूँ। ठीक है,
और जब 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 इसका प्रीमियर हुआ है, इसकी स्टोरी जरूर पढ़िए, इसका जब प्रीमियर हुआ है तो पूरी मतलब इंडिया की कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी जो प्रीमियर में नहीं था उसमें। अभी जैसे कोई मूवी रिलीज हो तो क्या ये कोई ज़रूरी है कि वहाँ पर योगी जी भी आएंगे इनॉग्रेशन पे और बड़े बड़े ऑफिसर्स आएंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? लेकिन इस मूवी में तो ऐसा हुआ है। सारे जितने भी ऑफिशियल्स थे गवर्नमेंट के, नॉन गवर्नमेंट के, वो सारे प्रीमियर पे आए थे। दिस वॉज सच अ वंडरफुल मूवी, है ना। एक एक गाने को पिक्चराइज करने में एक साल लगा। जो जो प्यार किया तो डरना क्या, ये मूवी का गाना है, याद आ रहा है? और उस पर जैसे 1 साल लगा उस गाने को पिक्चराइज करने में, 1 ईयर इट टुक, क्योंकि वो आई थिंक मधुबाला एक्ट्रेस थी। मधुबाला को किस लिए जानते थे? नेचुरल ब्यूटी के नाम से जानते थे। नेचुरल ब्यूटी, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, नेचुरल ब्यूटी। वो खाली सीढ़ी से उतर रही थी तो उसको पिक्चराइज करने में उसको लग रहा था नहीं ये फ्लो नहीं आ रहा है, फिर से उतरो, मतलब वो फील नहीं आ रहा है गाने में, ये रीटेक हो रहे हैं, है ना। तो पृथ्वीराज कपूर को कहा कि नहीं, आप गुस्सा कायदे से नहीं कर रहे हैं, हमको ऐसा गुस्सा चाहिए कि रोए ऐसे खड़े हो जाएं, वो गुस्सा दिखाइए। ये हुआ है मूवी में, देखिए कभी ध्यान से देखे, जब गुस्सा करता है पृथ्वीराज कपूर सलीम के लिए कि सलीम तुझे मोहब्बत हुई तो कनीज से, ये डायलॉग है इसका। सलीम तुझे मोहब्बत हुई तो कनीज से। कनीज किसको कहते हैं? कनीज, हाँ, नौकर को कहते हैं। हाँ, वो नौकरानी थी ना उसकी, उससे प्यार हो गया। तो वो बाप ऐसे बोल रहा है कि सलीम तुझे मोहब्बत हुई तो कनीज से, और गुस्सा करता है, ये रोए फूल जाते हैं। तब पिक्चर बनाने इतना टाइम लगा। ठीक है। तो बड़ी बड़ी चीज़ें, 10 क्वेश्चंस डेली करना सरल है कि आसान? सरल है, लेकिन आसान नहीं है। आसान है तो आज से करना शुरू कर दीजिए फिर, और फिर देखिए क्या होगा। अगर ये काम करना शुरू कर दिए तो कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं सकता। इस साल कोई सिलेक्शन नहीं रोक। 4 हाथ पैर नहीं करने होते हैं, अलग से वही दाल रोटी सबको खानी होती है, सब कुछ। लेकिन बस कुछ नहीं, ये कहा जाता है कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, दैट्स इट। विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सब लोग 10 क्वेश्चन लगाएंगे, कब? जब एग्जाम आएगा तब। रात रात बैठे लगाएंगे। लेकिन आज से लगाना शुरू कर दें तो रोज 30 क्वेश्चन हो जाएंगे यार। 1 महीने के बाद जब रजिस्टर भरा मिलेगा ना, तो आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी यार, मैंने किया है 500 क्वेश्चन, माय गॉड। मतलब आपकी चाल बदल चुकी होगी जब आप रजिस्टर पलट कर देखोगे। तो ये सिंपल चीज करना शुरू कर दीजिए यार, ठीक है। साथ में क्वेश्चन आज से लगाना शुरू कर दिए। 10 से ना 3 से शुरू करिए। 3 MCQ एवरीडे हम बार बार सबसे कहते हैं, तो 9 क्वेश्चन तो डेली हो ही सकते हैं। कहीं से भी लेके शुरू करिए, क्वेश्चन खत्म हो जाए, यू कम टू मी कि सर क्वेश्चन बता दिए, हमको क्वेश्चन करने, ठीक है। तो बड़ी बड़ी चीजें सरल होती लेकिन आसान नहीं होती, बस करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता है। फिनॉल को देखिए और एनिलीन को देखिए, ये 2 कंपाउंड ऐसे हैं कि जब इनका हेलोजनेशन कराते हैं, X2 करा दिया, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। क्या मतलब हुआ? तीनों पे 2 और 6 क्या है? ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन, और 4 पैरा पोजीशन है। तो अब हमको आंसर बताइएगा, प्रोडक्ट बताइएगा। फिनॉल का ब्रोमिनेशन करा दिया, प्रोडक्ट का नाम बताइए। हाँ, बहुत अच्छा, एक बार क्लैप कर दिए शिशिर के लिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। अब इसी को अभी क्वेश्चन करेंगे, जे एडवांस का क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है। अब लगे ये भी कोई क्वेश्चन है? हाँ क्वेश्चन है। अब आपको पता लगे, इसलिए आपको लग रहा है कि ये भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करिए। पहली प्रॉपर्टी करिए हेलोजनेशन। ऐसी को हमने डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट हेलोजनेशन। कितना लगेगा कहानी सुनाने में हमको, मतलब रिएक्शन शुरू करने में कितना टाइम लगा? 1 आवर से, हाँ 1 घंटे करीब लगा रिएक्शन को। अब हेलुसिनेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो अब हेलुसिनेशन के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। और ये फिनोमेनन खाली फिनॉल और एनिलीन में आता, और किसी के पास नहीं आता है। तो अब देखिए जरा,
जब फिनॉल एनिलीन को रिएक्ट करेंगे तो हेलोजन कितना लगेगा? 3 मोल लगेगा। अब IIT-JEE में लिखा 3.0 अरे भैया 3 लिख देते, 3.0 क्या होता है? लगे हाँ जेई का क्वेश्चन है तो 3.0 इक्विवेलेंट ऐसे लिख दिया, 3.0 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन, है ना। चलिए हेलोजनेशन और डायरेक्टली रिएक्शन ही लिखते हैं। फिनॉल बेंजीन रिंग हैविंग OH प्लस कितना हेलोजन डाल दें? 3 मोल्स, 3Br2 डाल दीजिए, 3Br2। और इसको देखिएगा, ब्रोमीन के स्टेट बता दीजिए। ब्रोमीन लिक्विड होती है बेटा, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, क्लोरीन इज अ गैस, आयोडीन इज अ सॉलिड। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होता है। फ्लोरीन कहीं लिख लीजिए FCl गैस, Br लिक्विड एंड देन I सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। देखिए यहां जो लेते हैं, यहां लिखिएगा ब्रोमीन वाटर, Br2 के नीचे लिखिए ब्रोमीन वाटर लेते हैं, ब्रोमीन वाटर। हेलोजन पोलर एंड नॉन पोलर दोनों सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है। हेलोजन पोलर नॉन पोलर दोनों में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन वाटर हाई पोलरिटी सॉल्वेंट है, हाई पोलरिटी सॉल्वेंट, तो इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है। तो इसलिए हमने क्या लिया? ब्रोमीन नहीं लिया, ब्रोमीन वाटर लिया है। क्लोरीन नहीं लेंगे, क्लोरीन वाटर लेंगे जिससे डिसॉल्व हो जाए अच्छे से, ठीक है। और प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे फिर? OH लगा के उसके बाद 246 पे Br लगा दीजिए, 246 पे Br लगा दीजिए। और फिर तीसरा भी आपने नाम बताया था प्रोडक्ट का, वही रिपीट करिए। हाँ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल। और फिर साइड प्रोडक्ट बना दीजिए 3HBr, साइड प्रोडक्ट 3HBr, क्योंकि 3 मोल लिया आपने ना, 3HBr। फिर क्वेश्चन लिखिए, रेफरेंस लिखिए JEE एडवांस 2013, JEE एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। अब देखिए कितना टाइम लगता है आपको करने में। क्वेश्चन लिखिए द मेजर प्रोडक्ट ब्रैकेट में S लिखा हुआ है। अब नाउ यू डिसाइड कि इट इज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट फिर ब्रैकेट में S लिखा हुआ है। द मेजर प्रोडक्ट ब्रैकेट में S of the following reaction is oblique R. Now you decide it is or R. You have to decide is R फिर डैश। फिर पहले नीचे रिएक्शन लिख दीजिए, नीचे रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन दिया है फिनॉल, रिएक्शन में दिया है फिनॉल, और फिर एरो पे लिखा है AQ-Br2 एक्वस ब्रोमीन। एरो के नीचे लिखा है 3.0 इक्विवेलेंट, अभी थोड़ा मसाला डाल दिया, 3.0 इक्विवेलेंट। अब प्रोडक्ट में लिखिए क्वेश्चन मार्क, प्रोडक्ट में लिखिए क्वेश्चन मार्क। फिर ऑप्शंस लिखिए। पहला ऑप्शन है बेंजीन रिंग OH, मेरे साथ साथ कॉपी करिए, बेंजीन रिंग OH। उसके बाद फिर 2 पे ब्रोमीन लगा दीजिए, 3 पे ब्रोमीन लगा दीजिए, 6 पे ब्रोमीन लगा दीजिए, 2, 3 और 6 पे, और 4 पे लगाया SO3H। इस क्वेश्चन का इस ऑप्शन से कोई लेना देना है ही नहीं, है कि नहीं? ना तो ब्रोमीन सही है ना SO3 सही है, क्योंकि ये आता है सल्फोनेशन में, और ये ब्रोमीन या तो ऑर्थो पैरा होता है या मेटा होता है। ये आर्थो मेटा कहाँ होता है?
तो ये ऑप्शन एकदम बिना सिर पैर के है। सेकेंड ऑप्शन लिखिए, ब्रोमीन, एक पहले OH लगा दीजिए, शायद यही आंसर है। 246 पे ब्रोमीन लगा दीजिए। 2 हैं नहीं, साइड प्रोडक्ट तो कुछ नहीं दिया, मेन प्रोडक्ट सारे ऑप्शन में है। ये सब ये हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी और ऑप्शन देखा जाए कि चारों में से यही आंसर है या और भी आंसर हो सकता है। ये वाला हो गया, अभी ये तो हाई है, ये तो बनेगा बनेगा। थर्ड ऑप्शन लिखे, थर्ड ऑप्शन करिए, बेंजीन रिंग हैविंग फिनॉल, बेंजीन रिंग हैविंग फिनॉल। उसके बाद फिर 3, 4, 5, ये देखिए ये कहां कहां से ऑप्शन बना रहे हैं। 3, 4, 5 पे ब्रोमीन लगा दिया। ऐसा कोई तरीका होता है क्या? ऐसा तो होता ही नहीं है, या तो ऑर्थोपैरा होता है या मेटा होता है। फिर चौथा ऑप्शन लिखिए, ये तो महा खतरनाक है। देखिए अब ऑप्शन बनाए कहां से एंटी वाले, जबरदस्ती का ऑप्शन। 2, 3, 4, 5, ये लीजिए 2, 3, 4, 5 पे BR लगा दीजिए। 2, 3, 4 मतलब कुछ भी, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए, कुछ भी लगा दिया तो आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा। सेकेंड वाला टिक कर दीजिए। तो साई, हाँ तब भी कुछ, तब भी इज़ार में हो जाता। हाँ ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जैसे आपने अगर पहले दिन का लेक्चर गौरव सर का ऑब्जर्व किया हो, उन्होंने कहा था कि अगर आप NCERT खाली इसी की पूजा करना शुरू कर दिए, ही आपकी कुरान बना लीजिए इसको, मतलब कोई सिलेक्शन आपको रोक नहीं सकता है, कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या लगता है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ इतनी सरल होती हैं कि लगता है ऐसे कैसे हो जाएगा। जब तक आप कम से कम 2 लाख फीस ना दे दें, कोटा ना चले जाएं, इतनी प्रॉब्लम ना हो, रात रात भर जगे ना, है कि नहीं, खाना बनाएं, खाना ना मिले, बिना खाना खाए पार्ले जी खा के पढ़ाई कर रहे हैं, तब सिलेक्शन होता है। कहानी कैसे सुनाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है यार, सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, और कहीं ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन करना शुरू करिए, क्वेश्चन करना शुरू करिए, है कि ना। चलिए फिर नोट लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए, नोट, राइट नोट, इन द प्रेजेंस ऑफ, इसमें भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ लो पोलरिटी सॉल्वेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ लो पोलरिटी सॉल्वेंट्स, लो पोलरिटी सॉल्वेंट्स, लो पोलरिटी सॉल्वेंट्स लाइक, देखिए ये क्या है, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, बहुत अच्छा, लाइक CHCl3 और CS2, और CS2, इसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। CS2 इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड और CS2, and low temperature, and low temperature, then comma, monobromofenols, monobromofenols, ब्रैकेट में लिखे O and P, ऑर्थो एंड पैरा, O and P, bracket close, are obtained, then chemical equation, फिनॉल बना दीजिए, प्लस Br2 और एरो पे लिखिए CS2, सॉल्वेंट चेंज कर दिया। पहले क्या था, पहले वाटर था, तभी ब्रोमीन वाटर लिखा था हमने, अब ये CS2 हो गया। अब क्या है, अब 2 प्रोडक्ट बनाएगा, एक बार Br ऑर्थो पे लगा दीजिए, प्लस फिर एक प्रोडक्ट और बनाइए,
OH लगा के दूसरा Br कहाँ लगा दें, पैरा पे लगा दीजिए, पैरा पे लगा दीजिए, और पैरा वाले के साथ लिखिए मेजर, ये मेजर अमाउंट में बनता है, और ऑर्थो वाला माइनर होता है। कौन सा वाला? हाँ, पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए ज़्यादा अमाउंट में बनता है। तो अब बिना कॉपी देखे दोनों रिएक्शन कोई समराइज कर सकता है जो अभी लिखा गया हम लोग, कि फिनॉल का हेलोजिनेशन करते हैं तो क्या होता है। ये माइक पकड़िए, माइक में बोलिए ऐसे, अपना नाम बताइए पहले। माय नेम इज शिशिर कुमार सिंह। हाँ, विच स्कूल? BHS क्लास 12th। हाँ, क्लास 12। अब बताइए। अगर रुकिए, कैमरा आपकी तरफ घुमा देते हैं। हाँ, बोलिए शिशिर। अगर फिनाइल का हेलोजिनेशन एज वाटर एज अ सॉल्वेंट किया जाए तो उससे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, जिससे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक साइड प्रोडक्ट और एक मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट में 3 ब्रोमीन जुड़ेंगे, जिसका नेमिंग ऑर्थो और पैरा से की जाएगी। और अगर सॉल्वेंट हेलोजिनेशन में सॉल्वेंट CS2 कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ किया जाए तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, और 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिसमें एक पहले पे ब्रोमीन या कोई भी हेलोजन ऑर्थो पे लगाएंगे और दूसरे प्रोडक्ट में पैरा पे लगाएंगे। है ना। अब एकदम सिंपल सा फिनोमेना है कि अगर आपने कुछ नहीं कहा और खाली ये कहा गया कि हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन करा दें तो इकरा क्या बनेगा, तो 2,4,6 बनेगा। कुछ नहीं कहा, कोई बात ही चीज़ नहीं की, खाली बस कहा कि फिनॉल का ब्रोमिनेशन करा दे, क्या बनेगा, तो बोलेगा 2,4,6 बनेगा, 2,4,6 बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनेगा। और अगर हमें मोनोब्रोमो, वो ट्राइब्रोमो था, 2,4,6 ट्राइब्रोमो था, और अगर मोनोब्रोमो फिनॉल बनाना है तो क्या करें, तो लो पोलरिटी सॉल्वेंट यूज करें, तो लो पोलरिटी सॉल्वेंट यूज करें, लाइक कौन सा, CS2 यूज करें या क्लोरोफॉर्म यूज करें। क्लोरोफॉर्म या CS2 डालते हैं तो मोनोक्लोरोप्रोड बनाता है। ठीक है, बस अगली हेडिंग करके छोड़ दी, फिर अगले टर्न पे करेंगे। सेकंड पार्ट करिए, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, ठीक है, थैंक यू। बस अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा।